हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की आरंभ बैच, उसमें भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मीन्स के आज हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। अगर किसी ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, सो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। फिर भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट हो या जो भी हो, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ये हम क्यों करते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको ही हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना, उसको ही हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसकी जरूरत हमको क्यों होती है, क्यों हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्लासिफाई क्यों करते हैं? तो सिंपल होता है कि जैसे एज वी नो दैट कि देर आर मोर देन 1.5 मिलियंस एनिमल्स एंड 0.5 मिलियंस प्लांट्स आर आइडेंटिफाइड, क्लासिफाइड एंड उनको हमने नाम दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो 1.5 मिलियन से भी ज्यादा तो एनिमल्स है, 0.5 मिलियन से ज्यादा तो प्लांट को हमने आइडेंटिफाई किया है, क्लासिफाई किया है। अब हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनके स्ट्रक्चर, उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में रीड करना, उनको याद रखना हमारे लिए मुश्किल है। हमारे लिए क्या किसी के भी लिए ये मुश्किल है। तो हमारी जो स्टडी इजी हो जाए, इसके लिए हमने क्या किया है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आज तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई किया है, आइडेंटिफाई किया है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको हमने साइंटिफिक ऑर्डरिंग में अरेंज किया हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी आपकी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स के साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल, फिलोजेनेटिकली रिलेशनशिप क्या है उनके अकॉर्डिंग, और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम साइंटिफिक ऑर्डर करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब जैसे देखो कि अलग अलग साइंटिस्ट है जिन्होंने ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको क्लासिफाई करने का ट्राई किया है। जैसे एग्जांपल आप ले लो कैरलस लिनस। तो कैरलस लिनस ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था। सबसे पहले 2 किंगडम में, जैसे 2 ही किंगडम थे हमारे, वो थे हमारे किंगडम प्लांटी, मीन्स की किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो 2 किंगडम, ये किसने किया था? ये आपको पूछा जाता है क्वेश्चन नीट के अंदर। इवन आपकी जो स्कूल की एग्जाम है उसमें भी पूछा जाएगा। सो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको नीट के अंदर कि हु प्रपोज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, हु प्रपोज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कैरलस लिनस। सो कैरलस लिनस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। कैरलस लिनस ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 किंगडम में बांट दिया था। किंगडम प्लांटी मीन्स के कुछ ऑर्गेनिज्म को उन्होंने प्लांट के अंदर रखा हुआ था, कुछ ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एनिमल के अंदर रखा हुआ था। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय कैरलस लिनस। कैरलस लिनस इन्होंने प्रपोज किया था। इसके बाद आप देखोगे तो जो अंस हीकल थे, अंस हीकल ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको
3 किंगडम में क्लासिफाई किया था। मतलब केरलस लिनस ने 2 किंगडम दिए थे, प्लांटी और एनिमिलिया। तो ऑन सीकल ने कुछ ऑर्गेनिज्म को प्लांट में से निकाल के प्रोटिस्टा में अरेंज किया था। तो ऑन सीकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, और वो कौन से 3 किंगडम थे? तो जैसे प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी मीन्स के किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमिलिया। तो बच्चों ये सारे जो आपके क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा कि हु प्रपोज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, और वो कौन कौन से 3 किंगडम थे? तो ऑन्स हीकल प्रपोज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। इसके बाद 3 किंगडम के अलावा 4 किंगडम भी थे, मतलब कि जैसे कि आप देखो कॉपलैंड। तो कॉपलैंड ने क्या किया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उन सबको 4 अलग अलग किंगडम में क्लासिफाई किया था। कुछ कैरेक्टर लिए थे उन्होंने, जैसे सेल स्ट्रक्चर हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, बराबर। उसके अकॉर्डिंग जो कॉपलैंड थे, उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 4 किंगडम में क्लासिफाई किया था, 4 किंगडम। तो 4 किंगडम कौन सा हो गया आपका? तो ये हो गया आपका मोनेरा, फिर आपका प्रोटिस्टा, फिर हो गया आपका प्लांटी या तो प्लांटाई, एंड देन एनिमिलिया। तो इसको हम बोलते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, हु प्रपोज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो सिंपल आंसर है आपका कॉपलैंड प्रपोज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। और वो 4 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। सिंपल। सो कॉपलैंड आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा कॉपलैंड। तो बच्चों ये तो हो गया, मतलब कि हु प्रपोज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो केरलस लिनस प्रपोज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, बहुत सिंपल है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय ऑन्स हीकल, दैट इज प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन was proposed by Copeland, that is Monera, Protista, Plantae and Animalia. Now, अब आज जो हम बात करेंगे वो तो हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो R.H. विटेकर्स, रॉबर्ट एच विटेकर्स, तो रॉबर्ट एच विटेकर्स ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि R.H. Whittaker classify all living organism into 5 kingdom। R.H. Whittaker ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन सबको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। ये 4 किंगडम तो थे आपके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। अब इनमें कुछ लिमिटेशन थे, जैसे अगर हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे यूग्लिना, तो यूग्लिना को आप देखोगे तो जो केरलस लिनस थे उन्होंने प्लांटी के अंदर रखा था, बट यूग्लिना के अंदर कुछ कैरेक्टर एनिमल के थे और कुछ कैरेक्टर प्लांट के भी थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो यूग्लिना को जो हमने क्लासिफाई किया था प्लांट के अंदर वो गलत था। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए अनसीकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसी तरह से R.H. विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया था। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि R.H. विटेकर क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। वो कौन कौन से किंगडम थे? तो फर्स्ट आपका था मोनेरा, सेकेंड जो हमारा किंगडम था वो था प्रोटिस्टा, थर्ड जो हमारा किंगडम था वो था फंजाई। सो थर्ड जो किंगडम था वो था फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम हो गया आपका। ये किसने प्रपोज किया था? ये क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, या तो इवन आपकी स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत बार पूछा जाता है नीट के अंदर और जरूरी भी है टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी। सो ये किसने दिया था? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय R.H. विटेकर
RH, जिसको हम बोलते हैं रॉबर्ट एच विटेकर। तो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत बार पूछा जाता है। तो RH विटेकर क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। नाउ अब जैसे क्वेश्चन हमारा ये आता है कि RH विटेकर ने जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था, बट बेस क्या लिया था उन्होंने? क्लासिफाई करने के लिए हमको कोई बेस तो होना चाहिए ना, तो हम क्या बेसिस लेते हैं, मतलब बेस क्या था हमारा? तो उन्होंने कौन सा बेस लिया था? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि RH विटेकर क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर। तो उन्होंने बेस क्या लिया था जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो बेस जो आपको पूछा जाता है यहां से भी, मतलब जैसे आपको नीट में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कुछ आपको ऑप्शन दिए होंगे ABCD, तो ABCD में मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट लिखे होंगे और आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि RH विटेकर क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब नीचे कुछ ऑप्शन है तो कौन से बेस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था? ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है। तो जैसे फर्स्ट जो उनका बेस था वो बेस था, तो फर्स्ट जो उनका बेस था वो था सेल स्ट्रक्चर। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा था, मतलब कि वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म था उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, मतलब कि जिनका जो सेल है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो उनको उन्होंने प्रोकैरियोटिक में रखा था। जैसे एग्जांपल अगर हम ले देते हैं तो मोनेरा की बात करें तो फर्स्ट जो उन्होंने बेसिक लिया था वो था, मतलब बेसिस जो लिया था वो था सेल स्ट्रक्चर। मतलब उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया था तो वहां पे उन्होंने बेस लिया था सेल स्ट्रक्चर कि वेदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे दे वर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सो दो कैरेक्टर हो गए उनके कि भाई ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है तो उनको उन्होंने अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, जैसे कि मोनेरा के अंदर। तो फर्स्ट कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया? सेल स्ट्रक्चर। दूसरा जो उन्होंने कैरेक्टर लिया वो था बॉडी फॉर्म। मतलब जो सेकंड जो उनका कैरेक्टर था वो था बॉडी फॉर्म या तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर थे, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्यूलर थे, तो उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया था। तो सेकेंड जो उनका कैरेक्टर था लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, वो सेकेंड कैरेक्टर था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्यूलर है, मीन्स के एक ही सेल से बना है? क्या वो मल्टी सेल्यूलर है, मतलब कि एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है? तो इस तरह से उन्होंने सेकेंड कैरेक्टर लिया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो लिया था उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो थर्ड जो कैरेक्टर था, थर्ड कैरेक्टर वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब उन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, मतलब कि क्या ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको उन्होंने ऑटोट्रोपिक में डाल दिया, और जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और किसी एनिमल या और किसी प्लांट पे डिपेंड है फॉर देयर न्यूट्रिशन,
तो उन्होंने उनको अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, हीटेरोट्रॉफिक। तो जो थर्ड जो उन्होंने कैरेक्टर लिया था वो कैरेक्टर था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वेदर जो ऑर्गेनिज्म थे, सो वेदर दे आर ऑटोट्रोपिक और फोटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक और हीटेरोट्रोपिक। फोर्थ जो उनका कैरेक्टर था वो था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो फोर्थ जो कैरेक्टर था वो था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो फोर्थ जो उन्होंने कैरेक्टर लिया वो क्या था, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि क्या ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कि क्या ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने देखा कि सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सो ये कैरेक्टर भी उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए यूज किया था, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और जो लास्ट जो कैरेक्टर उन्होंने लिया था वो था फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, बराबर। तो उन्होंने मतलब जो फिफ्थ नंबर का जो कैरेक्टर लिया था वो लिया था फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि ऑर्गेनिज्म का जो फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, मतलब कि कौन से ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर कॉमन है। जैसे एग्जांपल आप देखो तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें 2 चेंबर्स होते हैं हार्ट के, जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें 3 चेंबर्स होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर 3.5 चेंबर्स होते हैं, और जो एव्स और जो मेमल्स होते हैं उनमें 4 चेंबर हार्ट होता है। तो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर भी इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए लिए थे। तो ये जो 5 कैरेक्टर है, मतलब आपको एक तो क्या क्वेश्चन वापस एक बार थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि आपको यहां पे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। जैसे आपको ये पूछा जाएगा कि हु प्रपोज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो केर्लस लिनस। हु प्रपोज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नस्ट हैकेल, बराबर। हु प्रपोज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो कॉपलैंड प्रपोज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड दे आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एंड R.H. Whitaker proposed 5 kingdom classification. It means that R.H. Whitaker classify all living organism into 5 kingdom, and these 5 kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Now, on what basis R.H. Whitaker classify living organism into 5 kingdom classification? So ये क्वेश्चन भी आपको नीट में या तो आपकी जो स्कूल की एग्जाम में वहां पे पूछा जा सकता है। तो वो बेस क्या लिया था, तो वो बेस था उन्होंने सेल स्ट्रक्चर लिया था कि क्या ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब कि क्या ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो किस तरह से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, क्या वो खुद बनाते हैं न्यूट्रिशन मींस के ऑटोट्रोपिक, या तो वो किसी और पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, जैसे प्लांट पे या तो एनिमल पे डिपेंड है, तो हीटेरोट्रोपिक। फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी उन्होंने बेस लिया था अपने क्लासिफिकेशन के लिए। और दूसरा था फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। ये कैरेक्टर मतलब कि ये जो कैरेक्टर थे उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के लिए यूज। अब आप देखते हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है तो हर किंगडम के बारे में थोड़ा हम डिटेल में देख लेते, मतलब कि थोड़ा सिंपल इंट्रोडक्शन हम देखते। हर किंगडम के बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में बात करेंगे, मतलब कि हर एक का हमारा अलग वीडियो लेक्चर होगा। जैसे मोनेरा के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, प्रोटिस्टा के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, फंजाई के बारे में, प्लांटी और एनिमेलिया। यहाँ पे हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं
कि जो RH विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, मतलब ऑर्गेनिज्म को 5 अलग अलग किंगडम में क्लासिफाई किया था, तो वो क्या था, कौन से बेस थे, वो तो हमने देख लिया कि बेस क्या था। तो वो किंगडम के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट उनका जो किंगडम था, फर्स्ट जो उनका किंगडम था वो था मोनेरा। तो मोनेरा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा के अंदर, मतलब कि जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, डिटेल में तो हम अलग अलग वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, बट थोड़ा यहाँ पे हम देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन कि मोनेरा के अंदर क्या आएंगे। जैसे 5 किंगडम आपके क्लासिफिकेशन है कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। अंडरस्टूड। तो जैसे आप याद रखो कि जो मोनेरा जो होते हैं, जिनको हम कॉमनली बोलते हैं मोनेरियंस, तो मोनेरा जो होते हैं तो उनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने देखा था ना कि अलग अलग हमने कैरेक्टर लिए थे, बेसिस लिए थे RH विटेकर ने, तो उसमें फर्स्ट था सेल स्ट्रक्चर। तो मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। एक तो याद रखो कि जो मोनेरियन होते हैं दे आर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक होते हैं मोनेरियंस, याद रखो प्रोकैरियोटिक, मतलब मोनेरा आता है तो प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब कि इनका जो सेल होता है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, राइबोसोमोस हो गया, बराबर, तो जो मेम्ब्रेन बाउंड जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो इनके अंदर नहीं होते। तो मोनेरियंस आर प्रोकैरियोटिक, मोनेरियंस प्रोकैरियोटिक होते हैं। दूसरा, जिसे हमने देखा था, दूसरा जो हमारा बेसिस था वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मोनेरियंस होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर, एक ही सेल वाले होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होता है, मींस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। दूसरा, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रोपिक होगा या तो हिटेरोट्रोपिक होगा, मतलब कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो आपका ऑटोट्रोपिक होगा या तो हिटेरोट्रोपिक, मींस के ऑटोट्रोपिक और हिटेरोट्रोपिक, हिटेरोट्रोपिक। अंडरस्टूड। तो ये 4 कैरेक्टर्स होते हैं मोनेरियन के, कि मोनेरियंस प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होता है, ऑटोट्रोपिक, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो ऑटोट्रोपिक होंगे या तो हिटेरोट्रोपिक, मींस के सम मोनेरियंस आर ऑटोट्रोपिक एंड सम मोनेरियंस आर हिटेरोट्रोपिक। ओके, ये होता है। एग्जाम्पल बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल में आएंगे इसके आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आपके सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, यू बैक्टीरिया, एर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे मतलब के आपके आ जाएंगे। तो बैक्टीरिया आप बोल सकते हो साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी इसके एग्जाम्पल है। साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं आपके एक्टिनोमाइसिट्स, ये भी आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो एक्टिनोमाइसिट्स, एक्टिनोमाइसिट्स, सो एक्टिनोमाइसिट्स, सो ये आप देखोगे तो ये आपका मोनेरा हो गया बच्चों, मोनेरा। मोनेरियन कैसे होते हैं? अब हम बात करते हैं जो सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा की हम बात करते हैं। तो अगर आप देखो तो जो मोनेरा होते हैं, मोनेरा के बाद जो भी किंगडम होंगे जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे आपके यूकैरियोटिक है जिनका सेल अच्छी तरह से डेवलप है। सिर्फ 5 किंगडम में आपका सिर्फ मोनेरा जो होता है ना वही प्रोकैरियोटिक होता है, वही आपका प्रोकैरियोटिक। तो ये जो होंगे ये आपके यूकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। दूसरा यूनिसेल्यूलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे बट दे आर यूनिसेल्यूलर,
यूनिसेल्यूलर। ऑब्वियसली ये यूकैरियोटिक है, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, तो दोनों तरह का होगा, ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, हिटेरोट्रोफिक भी हो सकते हैं। सो मतलब कि वेदर दे आर ऑटोट्रोफिक और हिटेरोट्रोफिक। हिटेरोट्रोफिक मतलब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो या तो ऑटोट्रोफिक होगा या तो हिटेरोट्रोफिक होगा। अब बच्चों मतलब ये तो आप देखो, मतलब यहां से ये जो कैरेक्टर है मतलब प्रेजेंट, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रोटिस्टा के अंदर भी होगा, फंजाई के अंदर भी होगा, प्लांटी के अंदर भी होगा और एनिमेलिया के अंदर भी होगा, बराबर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिटेरोट्रोफिक या तो ऑटोट्रोफिक होगा। एग्जाम्पल आप बच्चों जैसे आप देखो तो एग्जाम्पल होगा आपका फ्लैजिलेट्स। एग्जाम्पल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो फर्स्ट आपका आएगा फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी आएंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइटम्स आएंगे। तो ये जो सारे ऑर्गेनिज्म है ये आपके प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे, ये आपके आएंगे प्रोटिस्टा के अंदर। तो जैसे देखो आपको स्कूल के एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, तो डिफरेंस यहां पे है, बाकी यहां पे सेम है, ये भी आपका डिफरेंस है, ये डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, डिफरेंस में एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड किंगडम की, वो है हमारा फंजी या तो फंजाई, बराबर। फंजाई की हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मोनेरा के बाद जो सारे हैं वो तो आपके यूकैरियोटिक है, मतलब कि जो फंजाई है वो भी आपके यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, बराबर। मल्टी सेल्यूलर होंगे, यूनिसेल्यूलर नहीं, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, सेल्यूलर, बराबर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, क्यों प्रेजेंट होगा, बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बराबर। फंजाई, अब याद रखो कि फंजाई जो होता है इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बराबर, वो आपका ऑटोट्रोफिक होता है। इनका जो हिटेरोट्रोफिक होता है, हिटेरोट्रोफिक। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इनका हिटेरोट्रोफिक, मतलब ज्यादातर इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा ना वो हिटेरोट्रोफिक होगा, एब्जॉर्प्टिव नेचर होगा, मतलब ये एब्जॉर्ब करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है, हिटेरोट्रोफिक में एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होगा, एब्जॉर्प्टिव। इनका एग्जाम्पल होगा आपका ईस्ट, एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट होगा और पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ये आपके एग्जाम्पल है फंजाई के, बराबर। इसके बाद जो आता है, हाँ डिटेल में हम सबके बारे में अलग अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है आपका प्लांटी। सो ऑब्वियसली आप देखो प्लांटी मतलब बहुत ज्यादा हम डिस्कस इसके बारे में नहीं करते, यूकैरियोटिक होते हैं ये। सो यूकैरियोटिक होंगे ऑब्वियसली, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ये। दूसरा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें प्रेजेंट होता है, प्लांट है, इसके लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा आपका ऑटोट्रोफिक। मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होगा वो होगा आपका ऑटोट्रोफिक। एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो एग्जाम्पल आपका आ सकता है एल्गी, एल्गी इनका एग्जाम्पल आ सकता है। लिवर वॉर्ड्स एग्जाम्पल आ सकता है, लिवर वॉर्ड्स ये एग्जाम्पल आ सकता है। मोसिस आ सकता है, मोसिस भी प्लांट के अंदर आएंगे, मोसिस। फंस, सीडलेस प्लांट, सीड वाले प्लांट, सीड प्लांट विथ और विदाउट फ्लावर, मतलब कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये सारे आ जाएंगे, मतलब कि प्लांट, सारे तरह के प्लांट इनके अंदर आ जाएंगे, प्लांटी के अंदर सारे तरह के प्लांट आ जाएंगे। जो लास्ट है हमारा वो है एनिमेलिया,
लास्ट जो है आपका वो है एनिमेलिया। सो ऑब्वियसली एनिमेलिया कैसे होंगे, हमारी बात करते हैं तो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। एनिमल जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सेल्यूलर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ऑब्वियसली मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक नहीं होता है, ये किसी एनिमल या प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। सो हिटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसमें भी अलग अलग होता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इनके, एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हो स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस आपके एनिमल्स के अंदर आएंगे। स्पॉन्जिस हो गया आपका, सिलेंटेरेटा हो गया, सिलेंटेरेटा हो गया आपका, स्नीडेरिया हो गया, स्नीडेरियंस। सो स्नीडेरियंस भी इनके अंदर आ जाएंगे। वॉर्म्स आ जाएंगे, वॉर्म्स, स्नेल्स आ जाएंगे आपके, आर्थ्रोपोड्स आएंगे, फिशिस आ जाएंगे, फिशिस, फिर आपके रेप्टाइल्स आ गए, एम्फीबियंस, एव्स आ गए, मेमल्स आ गए। ये सारे एग्जाम्पल है, मतलब एनिमल के तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। स्पॉन्जिस, सिलेंटेरेटा, स्नीडेरियन, वॉर्म, स्नेल्स, आर्थ्रोपोड, फिशिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, देन आप देखोगे एव्स, जितने भी बर्ड्स है वो, और मेमल्स, ये सारे इनके अंदर आ जाते हैं। तो बच्चों आज हमने देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और उसमें डिटेल में भी हमने कुछ देखा, बराबर, मतलब उनके कैरेक्टर हम देखे। हर मतलब किंगडम को हम डिटेल में एक एक लेक्चर में पढ़ लेंगे मोनेरा के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।